मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जिसका नाम है सॉइल, मिट्टी। मिट्टी क्या है? पूर्व के लेक्चर में हमने आपको और पूर्व के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो सॉइल है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अर्थात ये इस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है जो इन फ्यूचर के समाप्त हो जाएगा और यदि इसका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो हम बात करते हैं आज नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल के बारे में और मिट्टी जो कि महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और इसको हमने रखा था नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत। उसका रीजन ये था कि इस जो मृदा का फॉर्मेशन जो होता है वो काफी लंबे अरसे के बाद होता है। यदि हम यहां देखें तो लगभग 500 से 1000 ईयर्स में एक इंच मृदा का निर्माण होता है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो काफी धीमी होती है, इसलिए इसे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है और उसी में हम इसे अध्ययन करते हैं। तो इसको बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा कार्य है और क्यों बचाए रखना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि जो इसका नेचुरल सॉइल है तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल फॉर्मेशन। अब हम मृदा के निर्माण की बात करते हैं तो ये जो कारक है जैसे क्लाइमेट है, जलवायु, तापमान, रेनफॉल, वर्षा या पानी एंड एयर, ये सभी फैक्टर मिलके और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं? तो सॉइल का जनरली जो फॉर्मेशन होता है वो जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के टूटने से होता है। और ये जो फिजिकल फोर्सेज हैं, ये जो भौतिक बल काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। उन चट्टानों से ही फिर मृदा का फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट, जलवायु, वहां की जलवायु कैसी है, ये मृदा के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेम्परेचर, रेनफॉल, वर्षा एंड एयर, इन सभी से मिलकर क्या होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस काफी धीमी प्रोसेस है, लगभग 500 से 1000 वर्षों में 1 इंच मोटी मृदा का निर्माण होता है। तो काफी धीमी प्रक्रिया ये होती है। आपने भी देखा होगा कि जब पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, नदियों के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर चलते हैं, बड़े बड़े बोल्डर से वो छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, फिर पेबल्स और छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसके बाद वो सैंड बजरी टाइप के हो जाते हैं, बजरी से फिर रेत के प्रकार के, फिर सिल्ट, इस तरह की गाद जो नदी का जो मुहाना होता है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो गाद में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सॉइल है, सॉइल, अब आप देखें कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, हम ये कहेंगे कि ऑल लिविंग एनिमल्स, आप ये देखते हो कि सॉइल में ही प्लांट्स उगते हैं। पादपों की जो ये मुख्य रूप से आधार प्रदान करता है उनके लिए, और पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ सॉइल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। और पादपों पर ही सभी जो ऑल लिविंग एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप ये देखें कि ये सॉइल कितना महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है और हमें इसका विवेकपूर्ण ढंग से और इसको बचाए रखने के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि मिट्टी नहीं है, जैसे हम ये कहते हैं कि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जल ही जीवन है, तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि सॉइल भी जीवन है। सॉइल नहीं तो जीवन भी नहीं है, क्योंकि सॉइल के बिना, यदि सॉइल नहीं है और फर्टाइल सॉइल नहीं है तो क्या होगा कि जो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो क्रॉप जितना भी आजकल उत्पादन हो रहा है सारा का सारा घट जाएगा और उत्पादन घटेगा तो उस पर निर्भर जो ऑल लिविंग एनिमल्स हैं, जो जैसे सभी के एनिमल्स हैं, जो सभी पादपों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो सॉइल है या मृदा है, एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है।
अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा, ये ऐसा भी नहीं है कि आजकल ही है, प्रारंभ से ही प्राकृतिक कारणों से और मानव जनित कारणों से सॉइल इरोशन हो रहा है या सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। मृदा का अपरदन या मृदा जिसे हम क्षरण कहते हैं, सॉइल इरोशन या मृदा क्षरण या मृदा अपरदन। तो ये सॉइल इरोशन क्या है, पहले तो इसको आप समझ लें कि सॉइल इरोशन है क्या। एनी चेंजेस इन सॉइल कंपोजिशन, मृदा के संगठन में कोई भी परिवर्तन जिससे कि उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता, जो उर्वरता है जिसे हम कहेंगे फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं या मृदा अपरदन। कोई भी कारक जो ये क्या करता है कि एनी चेंजेस इन सॉइल कंपोजिशन, मृदा के कंपोजिशन में, संगठन में या संरचना में परिवर्तन जिससे कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि या तो देखो मृदा में भी क्या हो गया, या तो इसमें ह्यूमस की कमी आ जाए, ह्यूमस अर्थात मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाए, ह्यूमस की कमी आए, या फिर यहाँ पे साल्टेशन हो जाए, साल्ट का डिपोजिशन हो जाए, साल्ट डिपोजिशन। तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा कि मृदा की फर्टिलिटी कम होगी, और मृदा की जो फर्टिलिटी कम होना ही सॉइल इरोशन कहलाता है। केवल यही नहीं कि मृदा का कट के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही सॉइल इरोशन है, मृदा अपरदन के अंतर्गत दोनों ही बातें आती हैं कि एक तो मृदा का कट के भी दूसरी जगह चला जाना है, या फिर मृदा की उर्वरकता में जो कमी आ जाती है, उर्वरकता फर्टिलिटी में, अर्थात मृदा के अंदर यदि पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो उसको भी सॉइल इरोशन के नाम से जानते हैं या मृदा अपरदन उसे कहते हैं। तो एनी चेंज इन सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन जिसके कारण की फर्टिलिटी में कमी आ जाती है मृदा की में, उसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं। जैसे कि इसमें ह्यूमस की कमी हो सकती है, अर्थात उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर उसमें साल्ट का डिपोजिशन अधिक हो जाए, अथवा वो क्षारीय मृदा हो जाए, ऊसर भूमि हो जाए, तो इसे हम सॉइल इरोशन कहेंगे। एक और खास बात यहाँ पे कि ये आप देखें टॉप सॉइल, यदि हम मिट्टी की बात करते हैं, जैसे मिट्टी की ये स्तर है, इस तरह से ये स्तर है, तो केवल ये जो प्रारंभिक स्तर है जो कि 15 से और 20 सेंटीमीटर मोटा, जो ऊपर की जो मृदा है, केवल ऊपरी भाग जो कि ऊपरी परत जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर मोटाई की होती है, जिसमें कि सभी आवश्यक पोषक तत्व और मिनरल्स वगैरह अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, इसे हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं, ऊपरी उर्वरक परत। ये क्या है, एक मृदा का वाइटल कंपोनेंट है, जैविक घटक है, ये वाइटल कंपोनेंट और मृदा का जैविक घटक होता है। मृदा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें इसमें स्थित होती हैं और इनसे पोषक प्राप्त करती हैं। या हम ये कह सकते हैं सीधा सा सॉइल इरोशन क्या है कि मृदा की ऊपरी परत का क्षरण होना या मृदा की ऊपरी परत का कट के दूसरी जगह पहुंच जाना। तो इससे क्या होगा कि जो पोषक तत्व हैं उनकी भी कमी आएगी और उसके जो कण हैं, जो उपजाऊ कण हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो या तो टॉप सॉइल में कमी होगा, जो इसकी टॉप सॉइल है, ऊपरी परत है, उसमें कमी आ जाए, या वो कट जाए, या वो नष्ट हो जाए, तो इसको भी हम सॉइल इरोशन कहते हैं। तो यहां हमने आपको अभी तक बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो क्लाइमेट, जलवायु, टेम्परेचर, रेनफॉल और एयर, इन सभी भौतिक कारकों का मिले जुले रूप से और सॉइल का फॉर्मेशन होता है, वो भी चट्टानों के द्वारा। चट्टानें टूटती हैं और टूटती हैं, पहले बोल्डर बनते हैं, फिर और छोटे बनते हैं, उसके बाद उनसे बजरी बनती है, बजरी से फिर रेत के कण बनेंगे, फिर और छोटे कण होते जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे नदी में आगे की ओर बढ़ते। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। सॉइल इरोशन के बारे में हमने आपको बताया कि मृदा के यदि कंपोजिशन में, और हम ये कहेंगे कि स्ट्रक्चर में भी चेंजेज आता है और उसकी फर्टिलिटी कम होती है, उससे हम सॉइल इरोशन कहते हैं। अब इसके कारण क्या है, एजेंट क्या है, मेन एजेंट क्या है जो सॉइल इरोशन को प्रेरित करते हैं या जिसके कारण सॉइल इरोशन होता है, मृदा अपरदन होता है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल की, कितनी महत्वपूर्ण है ये मृदा। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं कि मृदा में ही सभी पेड़ पौधे ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं। मृदा के बिना इनका जीवन संभव नहीं है और ये अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। हालांकि
हाइड्रोपोनिक्स एक तकनीक है जिसमें कि मृदा के बिना ही और पादपों को उगाया जाता है, लेकिन वो बड़े स्तर पे ये सब संभव नहीं है। एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के मुख्य कारक, यहाँ पे कारक, एजेंट कारक, मृदा अपरदन के कारकों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, मूविंग आइस या ग्लेशियर, विंड हवा, डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग एंड सी वेव। ये सभी जो कारक हैं वो मृदा अपरदन को प्रेरित करते हैं और इनके कारण ही मृदा अपरदन होता है। और सबसे जो मेन और जो चीफ फैक्टर है ये है रनिंग वाटर। जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, मृदा का अपरदन करता है। ये क्या करेगा, मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। और सबसे ज्यादा इसी को बोलते हैं हम कि वाटर इरोशन, जल के द्वारा मृदा का अपरदन भी है। तो रनिंग वाटर में आप ये देखेंगे कि जैसे कोई रिवर है, रिवर, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिवर जो कि पहाड़ों से चल रही है, आप यहाँ देखें कि एक रिवर ये होगी कि इस तरह का इसका ढाल बनेगा रिवर का, ये आप ये देखें, स्लोप देखें इसका। यहाँ पे आप ये मानो कि माउंटेन्स हैं, माउंटेन। तो यहां से आप ये देखें कि माउंटेन्स पे क्या होगा कि छोटी छोटी पहले ट्रीज होंगी उसकी, और वहां से क्या होगा कि जिन्हें हम स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम वगैरह है, ये सभी मिल मिल के और बाद में क्या है कि बड़े नदी का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से है ये सभी स्ट्रीम है। तो यहाँ पे जो पानी का जो वेग होगा, रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो जल का यहाँ जो वेग होता है पहाड़ों पर, पहाड़ों तक, यहाँ पे मैदानों तक आते आते यहाँ पे क्या होगा कि बहुत तेज होता है। पानी का जो बहाव है, रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, उसका बहाव, नदी की हम बात करते रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका बहाव बहुत ज्यादा होगा। इसके कारण यहाँ पर इरोशन भी ज्यादा होगा, मृदा का जो इरोशन है वो ज्यादा होगा। इसको भी हम नदी को हम 3 भागों में बांट देते हैं यहाँ पे, अपर, मिडिल एंड लोअर। ये अपर पोर्शन हो गया, अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स हो गया, मिडिल कोर्स, एंड ये है लोअर कोर्स। इसी से आप समझ लें, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं पूरी नदी को। आप एक कल्पना करोगे जैसे कि गंगा रिवर है, और ये गंगा रिवर हिमालय से निकल रही है और पश्चिमी बंगाल में जाके वहां पे सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए और समुद्र में मिल जाती है। तो आप यहाँ पे हरिद्वार तक का जो एरिया है उसको आप अपर कोर्स मानेंगे, हरिद्वार तक। हरिद्वार से क्या होगा, हरिद्वार से ये जो रीजन पूरा चलेगा ये मिडिल जोन में कहलाएगा, जो कि मैदानी क्षेत्रों में चल रहा है, और सबसे एंड में ये पहुंच जाएगा यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में है। यदि गंगा रिवर की बात करते हैं हम, तो ये यहाँ का इसका लोअर कोर्स कहलाएगा। तो यहाँ आप ये देखें कि जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर के कारण क्या हुआ कि जो पहाड़ों पे जो भी मृदा है वो उसके कारण बहुत तेजी से और उनका इरोशन होगा, क्षरण होगा, और वो सब रनिंग वाटर के साथ साथ बह के और नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो मृदा अपरदन है वो सबसे ज्यादा होगा। मिडिल में हम बात करते हैं तो मिडिल में सॉइल इरोशन एंड डिपोजिशन, सॉइल इरोशन एंड जो डिपोजिशन होता है वो लगभग बराबर होता है। जितना इरोशन होता है उतना ही डिपोजिशन होता रहता है। नदियों की चौड़ी, नदी क्या होती है काफी चौड़ी हो जाती है, तो वो जितना इरोशन वो कर रही है, जितना क्षरण कर रही है, उतना ही उनमें पास में डिपोजिशन भी होता रहता है। और जो लोअर आता है, लोअर कोर्स, यहाँ पे क्या होता है केवल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये नदी ब्रांच में हो जाती है। आपने देखा हुआ सुंदरबन का डेल्टा वगैरह बनता है तो ये बहुत छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और इस पानी का वेग भी बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे इरोशन बहुत कम होता है और डिपोजिशन अधिक होता है। डिपोजिशन का मतलब ये होता है कि वहां पे जमाव सिल्ट का या बाग का अधिक होगा। तो जो ये रनिंग वाटर है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सॉइल इरोशन, मृदा क्षरण के जो कारक है वो कौन कौन से, तो रनिंग वाटर एक मेजर रोल प्ले करता है। ये मृदा के उपजाऊ कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है। तो इससे कटाव जो हुआ है, इससे जो कटाव पहाड़ों से जो मृदा, जो उपजाऊ मृदा है वो कट के नीचे और नदियों में आ जाती है, नदियों से फिर वो समुद्रों पर, वहां पे समुद्रों तक पहुंच जाती है और डेल्टा वाला एरिया बन जाता है जहां पर उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का कट के पहुंचना, ये इसका इरोशन भी कहलाता है। तो रनिंग वाटर मेजर फैक्टर है। सेकंड है इसमें मूविंग आइस,
मूविंग आइस या इन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ग्लेशियर्स, और हिंदी बोलते हैं हिमनद, हिमनद अर्थात हिम की नदी, हिम की नदी। जो ब्रोविंग ग्लेशियर्स होते हैं, स्लो मूविंग आइस रिवर, स्लो मूविंग आइस रिवर कॉल्ड ग्लेशियर। स्लो मूविंग जो आइस है, धीरे से जो आइस मूव कर रही है, इस प्रकार की जो नदियां हैं उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। काराकोरम जो दर्रा है वहां पर सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत में पाया जाता है, मूविंग आइस, और इसे हम ग्लेशियर कहेंगे। तो ये ग्लेशियर भी क्या करते हैं, जिस तरह रनिंग वाटर मृदा अपरदन का काम करता है, सॉइल इरोशन करता है, उसी प्रकार से जो ये मूविंग आइस है, मूविंग आइस जिन्हें हम हिमनद कहते हैं, या जिसे हम कहें स्लो मूविंग आइस रिवर, स्लो मूविंग आइस रिवर, जो बर्फ की नदियां होती हैं, जो स्लो धीरे धीरे मूव करती रहती है, उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। तो इन ग्लेशियर्स से भी मृदा का क्षरण होता है, और ये क्या करते हैं कि इनसे भी उपजाऊ जो मिट्टी के कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके कारण भी बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रनिंग वाटर से होता है। देन थर्ड, बेंड। तो ये जो हवा है, हवा भी मेजर रोल प्ले करती है, बट ये क्या होगी, केवल जो एरिड एंड सेमी एरिड जोन में, सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क जो रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वायु है सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करेगी विंड और हवा। केवल सूखे क्षेत्रों में क्या होता है कि मृदा के कण बहुत अच्छे से बंधे हुए नहीं होते हैं। जैसे आप रेगिस्तान की तरफ देख लें, हमारे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में देखें, तो यहाँ पे वाटर इरोशन की तुलना में और रनिंग वाटर इरोशन की तुलना में सबसे ज्यादा जो इरोशन होगा वो सबसे ज्यादा सॉइल की जो क्षति होगी वो विंड इरोशन के कारण होगी, क्योंकि जो रेत के कण होते हैं वो एक दूसरे से पानी के अभाव में कॉम्पैक्ट नहीं है और जुड़े हुए नहीं है अच्छे से, इसके कारण हवा के साथ साथ ही वो बह जाते हैं। एक खास बात, रनिंग जो वाटर होता है वो उसमें क्या होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही सॉइल इरोशन होगा, लेकिन हवा के साथ साथ ऐसा नहीं है। हवा के साथ ऐसा हो सकता है कि नीचे से भी 100 फीट ऊपर तक भी वो हवा अपने साथ मिट्टी को ले जा सकती है। तो ये किधर भी हो सकता है। ये रनिंग वाटर में केवल ऊंचाई से नीचाई की ओर ही क्षरण होता है। एंड फोर्थ आता है इसमें डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजन। वनों की अंधाधुंध जो कटाई होती है, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण क्या होगा, वनों जितना कम वन पाए जाएंगे उतना ही सॉइल इरोशन भी बढ़ता है। वन अधिक पाए जाएंगे तो वन क्या होंगे, तो जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनसे जो बरसात का भी पानी है उसकी जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। एक जो रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर है, तो रनिंग वाटर की भी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को अच्छे से जकड़े हुए रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, सॉइल इरोशन को रोकती हैं। तो जितना ज्यादा क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, वनों की कटाई होगी, वनों की कटाई से क्या होगा कि मृदा अपरदन बढ़ता है। तो जितने ज्यादा जंगल साफ हुए उससे क्या होगा, रनिंग वाटर की स्पीड बढ़ी और उससे क्या होगा कि सॉइल इरोशन बढ़ा। एक होता है ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग और अतिचारण। अतिचारण के कारण भी क्या होता है, अतिचारण से भी सॉइल इरोशन होता है। जैसे किसी चारागाह में और पशु चल रहे हैं वहां पे, तो उनके खुरों से क्या होगा कि मिट्टी में कटाव उत्पन्न हो जाएंगे जगह जगह, और मिट्टी का जो कॉम्पैक्ट जो मिट्टी के कण ठीक प्रकार से बंधे हुए हैं वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होंगे, और वहां पे क्या है, विंड इरोशन फिर काफी हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी ये कारण है कि पशु चारण से क्या होगा कि सॉइल इरोशन होता है। जब वनस्पति नहीं रहेगी ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। जब वनस्पति जैसे बकरियां हैं एक पूरे समूल खेत को नष्ट कर गई और उसके बाद क्या होगा, वहां पे विंड इरोशन है बहुत ज्यादा तेजी से होगा, या सॉइल इरोशन है, रनिंग वाटर वहां पे जैसे बरसात का पानी है तो उससे भी क्या होगा कि मृदा में कटाव बहुत अधिक
सीधा सा है, यानी जहां पे वनस्पति का एक छत्र पाया जाएगा और वनस्पति की एक परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, चाहे वो घास की परत हो, तो वहां पे सॉइल इरोजन कम होता है। और ये जो एक सी वेव, समुद्री जो सी शोर होते हैं, समुद्री किनारों पे क्या होती है, समुद्र की लहरें चलती हैं, तो ये समुद्र की लहरें काफी तेजी होती हैं और समुद्र किनारे की जो उपजाऊ मर्जा होती है उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। इस प्रकार ये सभी जो कारक हैं वो सॉइल इरोजन को करते हैं, सॉइल इरोजन प्रेरित करते हैं, ये सभी के कारण, जिसके कारण मृदा का क्षरण होता है। सॉइल कंजर्वेशन। अब जब ये मृदा का क्षरण इतना हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण कारक है, हम पहले बता चुके हैं कि इसके बिना जीवन अधूरा है, जीवन इसके बिना पूरे संसार का चल नहीं सकता, इसलिए इसका कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए क्या करें, व्यापक रूप से क्या करें कि एफोरेस्टेशन और वनीकरण। एफोरेस्टेशन ऐसे कहेंगे हम, वनीकरण, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, वनों का विकास करें, वनों को काटे नहीं, वनों के और वृद्धि करें, जिससे वनों के क्षेत्रफल में जितना ज्यादा वृद्धि होगी उतनी क्या होगी कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो सॉइल इरोजन को वो कम करने का काम करेंगे और जो रनिंग वाटर की जो स्पीड है उसको भी कम करने का काम करेंगे। जितनी ज्यादा रनिंग वाटर की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा सॉइल इरोजन होगा या मृदा अपरदन होगा, और यदि उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए तो मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर इतनी तेजी से बह के नहीं जाएंगे, तो सॉइल इरोजन कम होगा। तो मेजर है इसका कि ये एफोरेस्टेशन के द्वारा ही सॉइल का कंजर्वेशन किया जा सकता है या मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। सेकंड है इसमें ग्रो वेजिटेशन अराउंड रिवर बैंक। जो नदी है, नदी के जो किनारे, नदी के किनारे और एक वेजिटेशन लगाया गया, मतलब वनस्पति लगाई जाए, अर्थात प्लांटेशन किया जाए, बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि कटाव, नदी का जो कटाव है वो और ज्यादा बड़े क्षेत्र में ना फैले और आगे ना बढ़े और उससे कटाव कम से कम हो। फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट, ये जो बाढ़ का नियंत्रण किया जाना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण का प्रबंधन अच्छे से किया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा आपने ये देखा होगा कि बाढ़ के बारे में बात करते हैं तो बिहार और बंगाल, जो कि एक है कोसी नदी है जिसको कि बिहार का शोक कहते हैं, वो इसीलिए नहीं कहते, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट ठीक प्रकार से नहीं है। यदि हम फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट ठीक प्रकार से करें तो नदियों में आने वाली बाढ़, जिससे कि मृदा सॉइल अपरदन भी होता है, मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, तो उस सबको भी रोका जा सकता है। ये भी होना चाहिए, फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट होना चाहिए और उसका नियंत्रण होना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण। और फोर्थ है, हम यहाँ केवल हम एक कटाव को रोकने की बात कर रहे हैं कि मृदा में जो सॉइल इरोजन है, जो बह के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि मृदा की उर्वरता में भी कमी आती है, तो वो भी सॉइल इरोजन है। अब देखिए कि मृदा की उर्वरता को हम कैसे बनाए रख सकते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। कंटूर फार्मिंग करके, कंटूर फार्मिंग, जहां पे कि कम बरसात होती है तो वहां पे पहाड़ी ढलानों एरिया में हम रिज वगैरह एक तो बना के और फार्मिंग कर सकते हैं। कंटूर फार्मिंग जो काफी ओल्डेस्ट फार्मिंग का तरीका है, इसमें क्या किए जाती हैं कि कुछ तो फरो बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं और कुछ सपाट बनाया जाता है। फरो एंड रिज दो प्रकार के होते हैं, फरो एंड रिज एक अंतर क्रम में बनाई जाती हैं, फरो एंड रिज। तो इनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि पानी की जो रफ्तार होती है, रनिंग वाटर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और पानी धीरे धीरे मूव करता है और पानी लंबे समय तक वहां पर रुका रहता है। सेकंड है इसमें मल्चिंग है। मल्चिंग के द्वारा क्या करते हैं हम कि मल्चिंग एक नई तकनीक कह सकते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा कि ये एक तो एवापोरेशन को रोकता है। ये ऐसे स्थानों पर किया जा सकता है जहां के जैसे विंड का इरोशन बहुत ज्यादा है, विंड इरोशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से कारगर है। जैसे आपने क्या किया कि
जैसे एक खेत है तो उस खेत में क्या किया कि इसमें जो भूसा होता है विशेष करके, या तो भूसे की एक परत चढ़ा दी जाए मिट्टी के ऊपर, या फिर जैसे धान के जो डंठल बचते हैं या ज्वार बाजरा मक्का के जो डंठल बचते हैं उनकी